कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो हॉट डेजर्ट्स हैं, मैंने आपको नाम बताए थे। क्वेश्चन ये था कि इन हॉट डेजर्ट्स का फॉर्मेशन अगर एक्सप्लेन करने को आ जाता है कि भाई इन हॉट डेजर्ट्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, क्या लिखोगे? ये टॉपिक मैं पहले आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है, इसीलिए सवाल पूछा था आप लोगों से। देखो, दुनिया भर के हॉट डेजर्ट्स अगर आप देखोगे और उनकी लोकेशन, तो लोकेशन में बेसिकली दो चीजें हमें मिलती हैं। पहला आपको देखने को मिलता है नियर 23.5 डिग्री लैटिट्यूड। आप चाहे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में देखें या फिर सदर्न हेमिस्फेयर में, 23.5 डिग्री अक्षांश के आसपास आपको देखने को मिलेंगे। और दूसरा हमें मिलता है इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ लैंड मासेस, स्थल खंडों के पश्चिमी भाग में, ठीक है। ये दो चीजें हैं जिन पर मेंस में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, क्योंकि इस तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड क्वेश्चंस आप देखोगे तो बनते रहे हैं। जैसे इस बार आपने देखा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को लेकर के सवाल था, देखोगे इसी तरीके से वो अर्थक्वेक्स के डिस्ट्रीब्यूशन को पूछ चुका है, वॉल्केनोस के डिस्ट्रीब्यूशन को पूछ चुका है। तो हॉट डेजर्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हमें 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ के पास मिलता है और लैंड मासेस के वेस्टर्न पार्ट में। अब सवाल हमसे पूछा जाए कि भाई इसके कारण क्या हो सकते हैं, इसके रीजंस क्या हो सकते हैं। सबसे पहली चीज है, देखिए 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ के आसपास क्यों? भाई कर्क रेखा और मकर रेखा के पास में डेजर्ट्स बनने का लॉजिक क्या है, मरुस्थल बनने का कारण क्या है? तो जब भी आप 23.5 डिग्री नॉर्थ साउथ की बात करोगे, हम पढ़ चुके हैं इस चीज को, फिजिकल ज्योग्राफी में हम लोगों ने पढ़ा था कि 25 से 35 डिग्री इसके बीच में हमें मिलती है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक है। और इस सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के अंदर गैसेस का क्या होता है? सबसिडेंस होता है, अवतलन होता है। और इस सबसिडेंस से फॉर्मेशन होता है एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस का, प्रति चक्रवातीय दशाएं। तो क्योंकि देखो गैसेस का सबसिडेंस हो रहा है, अवतलन हो रहा है, तो इसी से आप रिलेट करके समझ सकते हो कि भाई डेजर्ट का मतलब है कि एरिया ऑफ लो रेनफॉल, कम बारिश का क्षेत्र है। और बारिश कम क्यों होती है? बिकॉज गैसेस आर नॉट एबल टू राइज, गैसों का उत्थान नहीं हो पाता है। और क्यों नहीं हो पाता है? तो उसका रीजन हम बोल रहे हैं, बिकॉज देयर इज कॉन्टिन्यूअस सबसिडेंस ऑफ गैसेस। पूरा प्रेशर बेल्ट सिस्टम जब हमने पढ़ा था तो हमने इसके बारे में बात की थी। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो आगे फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ लोगे, ठीक है। तो एक तो पॉइंट ये हो गया कि भाई 25 से 35 के बीच में डेजर्ट्स मिल रहे हैं, यहां पर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट मिलती है, सबसिडेंस होता है और एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस बनती है। दूसरी चीज है that why in western part of land masses,
पश्चिमी भाग में ही क्यों? कोल्ड ओशनिक करंट्स, ठीक है। और कोई? पढ़ाया है मैंने इसलिए पूछ रहा हूं, बताओ जल्दी। ऑफ शोर कंडीशंस कैसे बेटा, एक्सप्लेन करो थोड़ा। हवाएं अगर उधर जाएंगी तो ड्राई कंडीशंस बनेंगी। क्यों भांडिया, कौन सी हवाएं जाएंगी? ये देखो सिंपल सा लॉजिक है कि भाई पढ़ाया है पूरा, अभी घर जाके कॉपी उठा करके देखोगे तो ये लिखी हुई मिल जाएगी कॉपी में, ठीक है। क्या बताया था? ट्रेड विंड्स चलती हैं, ईस्ट टू वेस्ट जाती हैं, ईस्टर्न पार्ट में ऑन शोर होती हैं, बारिश करती हैं, वेस्टर्न पार्ट में देखोगे तो ऑफ शोर हो जाती है, इसलिए वहां पर कम बारिश होगी। तो वेस्टर्न पार्ट में क्यों मिलेंगी? तो पहला पॉइंट आ जाएगा ऑफ शोर नेचर ऑफ ट्रेड विंड्स, ठीक है। व्यापारिक पवनों की अपतटीय प्रकृति, यहां पर जो व्यापारिक पवनें हैं वो अपतटीय देखने को मिलेंगी, ऑफ शोर देखने को मिलेंगी। अब आप कहोगे इसके अलावा क्या काम करेगा? रेन शेडो इफेक्ट, ठीक है। क्योंकि अगर आप ध्यान से इस मैप को जरा ध्यान से देखिए, इधर ये आपका ग्रेट बेसिन हो गया, या फिर यहाँ जो डेजर्ट एरियाज हैं इनके ईस्ट में क्या है? रॉकी है। ये पूरा रॉकी पर्वत है कि नहीं है? तो एक बात बताओ, अगर हवाओं को यहां पहुंचना होगा, इस इलाके में पहुंचना होगा, तो उन्हें रॉकी को पार करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? और अगर रॉकी को पार करना पड़ेगा तो क्या काम करेगा? रेन शेडो इफेक्ट, वृष्टि छाया प्रभाव। तो लिखिए वेस्टर्न पार्ट में क्यों मिल रही है, तो नेक्स्ट पॉइंट नोट कर लोगे, रेन शेडो इफेक्ट ऑफ माउंटेन रेंज, पर्वत श्रृंखला का वृष्टि छाया प्रभाव, ठीक है। और क्या काम करेगा? तो हमने पढ़ा था भैया कोल्ड करेंट्स, जो लैंड मासेस के वेस्टर्न पार्ट्स होते हैं, पश्चिमी हिस्से होते हैं, वहां पर कोल्ड करंट्स चलती हैं। तो ये बताओ नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट पर कौन सी कोल्ड करंट है? उत्तर अमेरिका के पश्चिमी किनारे पर कौन सी ठंडी जलधारा बहती है? कैलिफोर्निया करंट, ठीक है, ठंडी जलधारा। अच्छा, ठंडी जलधारा से डेजर्ट बनने का क्या कारण? किसमें? कौन सी हवाओं में? ट्रेड विंड्स। हाँ हाँ, बस ऐसा ऐसा। कौन सी हवाओं में मॉइस्चर नहीं होता है? ऑन शोर विंड्स में मॉइस्चर नहीं होगा। और ऑन शोर कौन सी आएंगी? ट्रेड विंड्स ही होंगी, जाएंगी ओशन तक, फिर कहेंगी ओ माय गॉड्स बारिश नहीं की, चलो वापस चलते हैं। हाँ, लैंड से ओशन जो जाती है उन्हीं के अंदर तो मॉइस्चर नहीं होता है। देखो कोस्टल एरियाज में एक चीज ध्यान रखा करो, कोस्टल एरियाज में विंड्स चलती हैं जिन्हें हम सी ब्रीज कहते हैं। सी ब्रीज का काम ही होता है ओशन से मॉइस्चर लाना, नमी लाना, क्योंकि महासागर से स्थल की तरफ चलती हैं वो हवाएं। मगर थोड़ा सा सोचिए, अगर तट के पास का जो पानी है वो पानी ही ठंडा हो, तो उस ठंडे पानी से अगर सी ब्रीज आएगी भी तो उसके अंदर मॉइस्चर नहीं होगा, नमी नहीं होगी, और नमी नहीं होगी तो बारिश
नहीं कर पाएगी, इसीलिए एक चीज हम और इसमें इंक्लूड कर लेंगे, क्या, लिख लीजिए नंबर 3, इफेक्ट ऑफ कोल्ड ओशनिक करेंट्स, effect of cold oceanic currents which make sea breeze dry। ठंडी महासागरीय जलधाराओं का प्रभाव, ठंडी महासागरीय जलधाराओं का प्रभाव जो समुद्री समीर को शुष्क बना देती है, समुद्री समीर को शुष्क बना देती हैं। अब ये बातें जो भी आप लोगों ने यहां पर लिखी है, दुनिया में जितने भी डेजर्ट्स हैं, सिर्फ नॉर्थ अमेरिका के ही नहीं, जितने भी डेजर्ट्स हैं, हर जगह के डेजर्ट्स पर ये बातें आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो कि भाई पहला तो देखो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, दूसरा हो जाएगा ट्रेड विंड्स का नेचर, तीसरा हो जाएगा, अच्छा देखो पर्वत वाली जो बात है ना, वो हर जगह पर लागू नहीं होगी, जहां पर पर्वत होगा वहीं पर ये बात लागू होगी। कोल्ड करंट्स वाला लॉजिक आप हर जगह पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है यहां तक बातें। तो अभी अगर मेंस में लिखने को आएगा तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखना होगा, थोड़ा सा इलेबोरेट करके लिखना होगा, ऐसे नहीं कि सिर्फ हाँ पॉइंट वाइज सिर्फ इतनी 3-4 बातें लिख करके और खत्म कर दिया आंसर को, ठीक है। चलो अच्छा, यहां से अब बढ़ लेते हैं हम लोग आगे। तो हमने डेजर्ट्स वगैरह तो देख लिया, अब जरा जहां पर आप ये सारे मरुस्थल देख रहे थे उसी के साउथ में देखो, जस्ट साउथ में आपको लिखा हुआ मिलेगा मैक्सिकन प्लेट्यू, मैक्सिको का पठार, मार्क करेंगे मैक्सिको के पठार को, और उसके दोनों तरफ ध्यान से देखोगे तो दोनों तरफ आपको दो माउंटेन रेंजेस दिखाई दे रही होंगी, सियरा माद्रे ओरिएंटल एंड सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, ठीक है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर कोई भी पठार दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में हो तो उसे हम क्या कहते हैं, उससे आप कहोगे इंटर मोन्टेन प्लेट्यू, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि मैक्सिको का जो पठार है वो किस प्रकार का पठार है, इंटर मोन्टेन प्लेट्यू है, अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है। एक चीज और है, अगर ध्यान से आप मैक्सिको के पठार को देखोगे इसके सदर्न पार्ट की तरफ, तो इसके दक्षिणी भाग में आपको एक पीक दिखाई देगी, माउंट पोपोकैटपेटल लिखा हुआ है, माउंट पोपोकैटपेटल। तो माउंट पोपोकैटपेटल को मार्क करके नोट कर लीजिएगा कि इट इज अ वॉल्केनिक पीक, यह एक ज्वालामुखीय पठार है, सॉरी ज्वालामुखीय पर्वत है, ठीक है। तो ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है, मार्क कर लेना इसको। अब यहां से आप वापस पहुंचिए कहां पर, जहां पर आपने मैकेंजी माउंटेन देखा था, मैकेंजी माउंटेन जहां पर देखा था पहुंच गए, वहां पर एक रिवर जस्ट मैकेंजी माउंटेन के ईस्ट में आपको दिख रही होगी, मैकेंजी रिवर लिखा है, लिखा है, मार्क करो मैकेंजी नदी को। अब देखो कहां से निकलती है, कहां से ओरिजिनेट होती है, तो ओरिजिनेट्स फ्रॉम मैकेंजी माउंटेन, ठीक है, मैकेंजी पर्वत से निकलती है और अपना वाटर देखो कहां ड्रेन आउट कर रही है, ब्यूफोर्ट सी, ठीक है। तो लिख लो ड्रेन्स इट्स वाटर इनटू ब्यूफोर्ट सी,
ब्यूफोर्ट सागर में अपना जल प्रवाहित करती है, ठीक है। और मैकेंजी रिवर के बारे में एक चीज और याद रखेंगे कि ये कनाडा की सबसे बड़ी नदी है। आप कह सकते हो लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ कनाडा, कनाडा की सबसे लंबी तथा सबसे बड़ी नदी, ठीक है। सबसे लंबी तथा सबसे बड़ी नदी है, मैकेंजी रिवर को याद रखिएगा। अब जिस जगह पर आप लोग टहल रहे हो, यहां से थोड़ा सा ईस्ट में आप देखोगे तो कई सारी लेक्स हैं। तो आप एक हेडिंग अपनी कॉपी में बना लेंगे, इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ कनाडा, कनाडा की महत्वपूर्ण झीलें, कनाडा की महत्वपूर्ण झीलें। अब देखिए कनाडा की महत्वपूर्ण झीलों में पहली बात, जितनी भी लेक्स मैं आप लोगों को यहां पर बताऊंगा ये सारी की सारी ग्लेशियल लेक्स हैं। आप लिख सकते हो कि ऑल दीज लेक्स आर ग्लेशियल लेक्स। ये सभी झीलें हिमानीकृत झीलें हैं, ठीक है। ये सभी झीलें हिमानीकृत झीलें हैं और इनका फॉर्मेशन बोला जाता है कि इन सबका फॉर्मेशन जो प्लीस्टोसीन ग्लेशिएशन था, है ना, हमने पढ़ा था ना कि प्लीस्टोसीन टाइम पर आइस एजेस आई थी, तो उसी के वजह से फॉर्मेशन हुआ था। तो लिख लीजिए फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ प्लीस्टोसीन ग्लेशिएशन, फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ प्लीस्टोसीन ग्लेशिएशन। इनका निर्माण प्लीस्टोसीन हिमानीकरण के कारण हुआ था, प्लीस्टोसीन हिमानीकरण के कारण हुआ था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इसके अलावा देखो लेक्स का जो ऑर्डर है, नॉर्थ टू साउथ जो ऑर्डर है, मैं बताता जाऊंगा, मार्क करते जाएंगे और नोट कर लेंगे, ठीक है। सबसे नॉर्थ में देखिए देयर इज ग्रेट बेयर लेक, ग्रेट बेयर झील मिल गई। फिर उसके साउथ में आओगे तो ग्रेट स्लेव लेक, ग्रेट स्लेव। उसके साउथ में आप आएंगे तो अथाबास्का लेक, अथाबास्का लेक, ठीक है। अथाबास्का से नीचे देखिए रेंडियर, 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 रेंडियर से नीचे आप आओगे तो मिलेगी विनिपेग, विनिपेग, विनिपेग के साउथ में है मैनिटोबा, मैनिटोबा। और मैनिटोबा के अलावा एक और झील है लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, निपिगन लेक। अगर सुपीरियर के जस्ट नॉर्थ में देखोगे तो निपिगन लेक है। मगर ये जो झीलें बताई आपको, ग्रेट बेयर, ग्रेट स्लेव, अथाबास्का, रेंडियर, ठीक है, विनिपेग और मैनिटोबा, इन झीलों का नाम याद रखना। कहां पर है? कनाडा में। नॉर्थ टू साउथ इनका ऑर्डर आपको याद रखना है। किसका एग्जाम्पल है? ग्लेशियल लेक्स का एग्जाम्पल है। और कब बनी थी? प्लीस्टोसिन ग्लेशिएशन। अब ध्यान से देखो, जो विनिपेग लेक है, विनिपेग झील, विनिपेग झील के वेस्ट में, पश्चिम में आप अगर देखेंगे सो देयर इज द रिवर सस्केचवान रिवर, सस्केचवान रिवर लिखा है, ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा ध्यान से अगर देखोगे ना तो दो हैं, एक नॉर्थ सस्केचवान और दूसरी साउथ सस्केचवान, ठीक है।
कहां से निकलती है, तो इसको ध्यान रखेंगे कि ये नदी निकलती है रॉकी माउंटेन से। सस्केचुआन रिवर को नोट कर लीजिएगा। पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्या है, उत्पत्ति का स्थान क्या है, लिखेंगे रॉकी माउंटेन, रॉकी पर्वत। दोनों जो नदियां हैं, नॉर्थ सस्केचुआन और साउथ सस्केचुआन, ये कहां पर आकर के मिलती हैं, तो इनका कॉन्फ्लुएंस पॉइंट याद रखिएगा, प्रिंस एल्बर्ट। ओके, सो देयर इज अ सिटी प्रिंस एल्बर्ट, वहां पर आकर के ये दोनों रिवर्स जो हैं वो क्या होती हैं, मिलती हैं, नॉर्थ सस्केचुआन एंड साउथ सस्केचुआन। ठीक है, एक चीज और याद रखिएगा कि इन दोनों नदियों पर हमें कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज मिलती हैं, जैसे नॉर्थ सस्केचुआन। ध्यान से अगर आप देखोगे तो नॉर्थ सस्केचुआन पर एडमंटन लिखा होगा, एडमंटन। ये सब इंपॉर्टेंट शहर हैं, आगे जाकर के बताऊंगा आप लोगों को। और साउथ सस्केचुआन पर अगर आप देखेंगे तो कालगरी, कालगरी। ठीक है, तो नॉर्थ सस्केचुआन पर एडमंटन है, साउथ सस्केचुआन पर देखोगे तो कालगरी है। ठीक है, ये दोनों शहर याद रखिएगा। कहां पर जाकर के ये रिवर एंड हो रही है, तो ध्यान से देखिए, रिवर खत्म हो जाती है जाकर के लेक विनिपेग में। तो लिख सकते हो, ड्रेन्स इट्स वाटर इनटू लेक विनिपेग। विनिपेग झील में अपना जल प्रवाहित कर देती है, विनिपेग झील में अपना जल प्रवाहित कर देती है। और फिर ध्यान से देखो, विनिपेग से एक और नदी निकल रही है, नेल्सन, और नेल्सन अपना वाटर ड्रेन आउट करती है हडसन बे में। तो एक और नदी लिख लीजिए, नेल्सन नदी, नेल्सन रिवर। पॉइंट ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति का स्थान क्या है, विनिपेग झील। और कहां जाकर के समाप्त हो रही है, हडसन बे, हडसन की खाड़ी। ठीक है, तो ये हम लोगों ने जो दो तीन रिवर्स है इंपॉर्टेंट कनाडा की, वो देख ली। अब जरा हडसन की खाड़ी के आसपास का इलाका देखो, उसके चारों तरफ का जो क्षेत्र है, वहां पर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो एरिया है पूरा, हडसन बे के आसपास का इलाका अगर आप देखेंगे कनाडा का, तो इसको कहा जाता है कैनेडियन शील्ड। लिखा है कैनेडियन शील्ड। ठीक, अब पहला पॉइंट देखो, यहां पर यह आता है कि आपसे एक सवाल पूछा जाए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शील्ड इन ज्योग्राफी। भूगोल में ये जो शील्ड शब्द होता है, इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है, कोई बताना चाहेगा? किसी के पास है कोई जुगाड़? हाँ बेटा, बेसमेंट रॉक्स का एक्सपोजर होता है। ठीक है, और कोई? एंशिएंट लैंडमास से, तो ऐसे तो बेटा मेटालिक रिच होता है। तो ये बताओ फिर, अपना पेनिनसुलर इंडिया शील्ड है कि नहीं है? हैं? काहे? ये दोनों बातें तो उस पर भी लागू होती हैं। कैरी वाटर बॉडी जो हर तरफ से लैंड मासेस से सराउंडेड हो, उसे शील्ड कहेंगे। ये कौन सी ढाल होती है? वाटर बॉडी को शील्ड थोड़ी कहते हैं।
है ना, लैंड मास होता है। देखो एक चीज आती है, बात ठीक है, अगर कोई आपसे पूछेगा ना शील्ड क्या होती है, तो आप कहोगे भाई ये एंशिएंट लैंडमास होता है, प्राचीन स्थलखंड होता है। दूसरी चीज आप कहोगे मेड ऑफ हार्ड रॉक्स, कठोर चट्टानों से बना होगा। और इसमें क्या कहोगे कि रॉक्स अगर आप देखोगे सो मेटामॉर्फिक एंड इग्नियस, मेटामॉर्फिक एंड इग्नियस रॉक्स, रूपांतरित तथा आग्नेय चट्टाने। ठीक है, एक चीज और याद रखना है कि शील्ड्स को कहा जाता है कि जो हमारे प्रेजेंट कॉन्टिनेंट्स हैं, जो प्रेजेंट लैंड मासेस हैं, उनके ये न्यूक्लियाई थे। मतलब सबसे पहले लैंड के फॉर्म में जो स्ट्रक्चर्स बने थे वो क्या थे, शील्ड्स। जैसे हम कहते हैं साइबेरियन शील्ड, हम कहते हैं बाल्टिक शील्ड, कैनेडियन शील्ड। समझ में आ रही बात? देखो ऐसा तो हुआ नहीं होगा ना कि एकदम से ये इतने बड़े बड़े लैंडमार्क्स बन करके तैयार हो गए होंगे। शुरू में सबसे पहले जो लैंड एरियाज डेवलप हुए थे उन्हें क्या कहा जाएगा? और ऑब्वियस सी बात है कि शुरू में बने थे तो बहुत पुराने होंगे, और बहुत पुराने होंगे तो वहां की जो चट्टाने होंगी, देखो दुनिया भर में कहीं पर भी देखो आप, जो सबसे पुरानी रॉक्स आपको मिलेंगी वो कौन सी देखने को मिलती है, इग्नियस या फिर मेटामॉर्फिक। दोनों चट्टाने कैसे होंगी? हार्ड, कठोर चट्टाने होंगी। और इग्नियस और मेटामॉर्फिक की खासियत होती है दैट दीज रॉक्स आर रिच इन मेटेलिक मिनरल्स, मेटेलिक मिनरल्स यानी कि धात्विक खनिजों के दृष्टिकोण से संपन्न होती, धात्विक खनिजों के दृष्टिकोण से संपन्न होती हैं। और एक लाइन और जो मैंने बताई लिखिए, लिखो, these land masses were nuclei of present land masses। ठीक है, यह स्थल खंड वर्तमान स्थल खंडों के नाभिक थे, वर्तमान स्थल खंडों के नाभिक थे। देखो हर एक सब्जेक्ट में ना एक चीज होती है, बातें बनाना आना चाहिए थोड़ा बहुत। बातें बनाने का मतलब ये नहीं होता कि कोई कहानी बनाओगे आप फर्जी की। बातें बनाने का मतलब होता है कि अपनी नॉलेज के बेसिस पर कुछ स्टेटमेंट्स डिराइव करना। क्योंकि आंसर जब भी आप लिखोगे उसमें कंटेंट चाहिए होता है, और ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप जीएस का पेपर देने जाएं, 20 सवाल आए और 20 के 20 क्वेश्चंस का कंटेंट आपको पूरा पता हो। ये असंभव है, लगभग असंभव नहीं है, असंभव है। तो उसमें करना क्या होता है, हमारे पास जो भी जानकारी है उसके बेसिस पर हम कुछ चीजें डिराइव करते हैं कि हाँ ये भी तो हो सकता है। अब जैसे अगर आपको पता है, मान लो आपको सिर्फ इतना पता है कि भाई शील्ड एक एंशिएंट लैंडमार्क होता है, मुझे अगर इतना ही पता है, तो अब एंशिएंट लैंडमार्क्स से आप रॉक्स का नेचर डिराइव कर सकते हो कि नहीं? कर सकते हो, आप पता लगा सकते हो, इतना बता सकते हो। रॉक्स के नेचर से उनकी प्रॉपर्टी बता सकते हो ना, कि क्रिस्टलाइन रॉक्स होंगी, हार्ड रॉक्स होंगी, इतना तो लिख ही सकते हो। और फिर आप उन रॉक्स से रिसोर्सेस को कनेक्ट कर सकते हो कि भाई मेटेलिक रिसोर्सेस, धात्विक खनिज जो है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यही सारी चीजें हमने यहां पर कही। अब अगर हम स्पेसिफिकली बात करें कैनेडियन शील्ड की, तो जरा आप हडसन बे के ईस्ट वाला हिस्सा देखिए।
हडसन बे के ईस्ट में आप देखोगे लॉरेशियन प्लेट्यू, लॉरेशिया का जो पठार है, उंगावा पेनिनसुला है, लेब्राडोर है, ये सारे के सारे एरियाज कैनेडियन शील्ड का क्या कहलाते हैं? एक्सटेंशन कहलाते हैं। ठीक है, तो लॉरेशियन अपलैंड, लेब्राडोर और उंगावा पेनिनसुला, तो आप चाहो तो नोट कर सकते हो, these structures are extension of कैनेडियन शील्ड। यह संरचनाएं कैनेडियन शील्ड का विस्तार है, कैनेडियन शील्ड का विस्तार है। और इनके बारे में याद रखिएगा कि ये जो इलाका है, ये कई सारे मेटेलिक मिनरल्स जैसे आयरन, लिख लो, दिस एरिया इज रिच इन टर्म्स ऑफ आयरन, निकेल, मैंगनीज एटसेट्रा। यह क्षेत्र लोहे, निकेल, मैंगनीज आदि के दृष्टिकोण से संपन्न क्षेत्र है। ठीक है बात। अब हमने ये जो पूरा आपका कैनेडियन शील्ड का एरिया था वो देख लिया। यहीं पर अगर आप ध्यान से देखोगे, जहां पर हमने कैनेडियन शील्ड देखी, तो यहां हमें 5 झीलों का एक ग्रुप देखने को मिल रहा है। दिख रही हैं आपको? इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, उत्तर अमेरिका की महान झीलें कहा जाता है। ठीक है, और वैसे तो इनको याद करने के लिए किसी कोड की जरूरत नहीं होती है, मगर फिर भी एक कोड दे रखा होता है जिसे हम क्या कहते हैं? होम्स। ठीक है, H stands for Huron, O for Ontario, M for Michigan, E for Erie, and S for Superior। ठीक है, तो ये 5 झीलें हैं, ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन, इरी एंड सुपीरियर। इन झीलों को अगर आप देखोगे तो जैसे मैंने आपको कनाडा की ग्रेट लेक्स बताई, उसी तरीके से ये झीलें भी प्लीस्टोसीन टाइम पर बनी हुई ग्लेशियल लेक्स हैं। तो लिख लीजिए, ग्लेशियल लेक्स फॉर्म्ड ड्यूरिंग प्लीस्टोसीन ग्लेशिएशन। प्लीस्टोसीन हिमानीकरण के दौरान निर्मित झीलें, प्लीस्टोसीन हिमानीकरण के दौरान निर्मित झीलें। अब एक पॉइंट यहां पर आता है कि अगर आप इन 5 झीलों की बात करोगे, इन 5 झीलों में से केवल मिशिगन एक ऐसी लेक है विच इज कंप्लीटली इन यूएसए, एंड ऑल अदर लेक्स आर डिवाइडेड बिटवीन कनाडा एंड यूएसए। तो लिखिए, मिशिगन इज द ओनली लेक which lies completely in USA। मिशिगन एकमात्र ऐसी झील है जो पूर्ण रूप से यूएसए में स्थित है, पूर्ण रूप से यूएसए में स्थित है।
अच्छा, इन झीलों की खास बात यह है कि ये सारी की सारी झीलें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं कैनाल्स के द्वारा। नहरें हैं, जो नहरें इन झीलों को आपस में क्या करती हैं, जोड़ती हैं। और ध्यान से एक चीज जरा नोटिस करिए, वहां पर अपने एटलस में देखिए आप, एक रिवर है सेंट लॉरेंस रिवर। ये जो पूरा एक रूट है ना, जिसे हम कहते हैं ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस इनलैंड वाटरवे, क्या कहा जाता है इसे, ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस इनलैंड वाटरवे। महान झीलें सेंट लॉरेंस आंतरिक जलमार्ग। याद रखोगे, इसके बारे में आप नोट कर सकते हो, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बिजिएस्ट inland waterway of the world, one of the most important and busiest inland waterway of the world। विश्व के सबसे महत्वपूर्ण तथा व्यस्ततम आंतरिक जलमार्गों में से एक है। अब यहीं पर जरा ध्यान से देखिए, एक आध पेज आगे आपको यूएसए का एक अलग से मैप मिलेगा। मिला? अब इन ग्रेट लेक्स को ध्यान से देखना, और जो जो शहर मैं बताता जाऊंगा वो अपने एटलस में आप मार्क करते जाइएगा। जैसे सुपीरियर को, सबसे पहले अगर आप सुपीरियर को देखेंगे तो सुपीरियर के तट पर आपको एक शहर लिखा हुआ मिलेगा, डुल्लुथ। सुपीरियर के तट पर है डुल्लुथ। ये बड़ा ही एक फेवरेट क्वेश्चन है ये, ग्रेट लेक्स और उसके तट पर बसे शहर डुल्लुथ। फिर आइए देखिए मिशिगन। मिशिगन के कोस्ट पर अगर आप देखोगे तो लिखा है मिलवॉकी। मिलवॉकी, मिलवॉकी है। मिलवॉकी के पड़ोस में ही है शिकागो, और शिकागो के पड़ोस में है गैरी। गैरी, मिलवॉकी, शिकागो और गैरी, ये तीनों के तीनों अगर देखोगे तो किसके तट पर आपको देखने को मिल रहे हैं? ये आपको मिलेंगे मिशिगन के तट पर। फिर आप देखिए जो लेक है हमारी इरी, इरी के तट पर अगर आप देखोगे तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट शहर हमें मिलता है वो है डेट्रॉइट। डेट्रॉइट, डेट्रॉइट के पड़ोस में देखोगे तो लिखा हुआ है क्लीवलैंड। क्लीवलैंड मिला? और यहीं पर डेट्रॉइट और क्लीवलैंड के बीच में अगर आप देखोगे तो टोलेडो लिखा है, टोलेडो। टोलेडो। और थोड़ा सा अगर आप नॉर्थ की तरफ जाएंगे, उत्तर की तरफ, तो देखो लिखा है बफेलो। बफेलो। तो बफेलो हो गया, क्लीवलैंड हो गया, टोलेडो हो गया और डेट्रॉइट। ये सारे के सारे शहर अगर आप देखेंगे तो किसके किनारे पर हैं? इरी के किनारे पर। अब इसके अलावा
जरा जो कनाडा और यूएसए दोनों का पॉलिटिकल वाला मैप है वो देखो अब। जो फिजिकल मैप है उसी के नेक्स्ट पेज पर है पॉलिटिकल। ध्यान से अगर आप ह्यूरॉन लेक को देखेंगे ना, ह्यूरॉन के तट पर कनाडा का एक शहर है सडबरी। ठीक है, तो ये कैनेडियन सिटीज हैं, कैनेडियन सिटीज ऑन द बैंक्स ऑफ ग्रेट लेक्स, महान झीलों के तट पर कनाडा के शहर। तो ह्यूरॉन पर क्या मिल रहा है आपको? सडबरी है। इसके अलावा ध्यान से अगर आप देखोगे तो आपको ओंटारियो जो लेक है वहां पर देखो लिखा हुआ मिलेगा टोरंटो और हैमिल्टन, टोरंटो एंड हैमिल्टन। ठीक है, और फिर अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे जो सेंट लॉरेंस रिवर है, उस सेंट लॉरेंस रिवर पर कनाडा के 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर हैं। ओटावा विच इज द कैपिटल सिटी, ओटावा, मॉन्ट्रियल एंड क्यूबेक। ठीक है, आगे जाकर के आप ये चीज पढ़ोगे कि ग्रेट लेक्स के आसपास ज्यादातर जो अर्बन सेंटर्स हैं, नगरीय केंद्र हैं, ये ज्यादातर अर्बन सेंटर्स कैसे हैं? इंडस्ट्रियल टाउन्स इन्हें हम कहते हैं, औद्योगिक नगर हैं ये। ठीक है, इनको ज्यादातर अगर आप देखोगे तो औद्योगिक नगर है। जैसे यहीं पर जहां पर आप लोगों ने क्लीवलैंड देखा था, क्लीवलैंड के जस्ट साउथ में देखो लिखा होगा पिट्सबर्ग, लिखा है। किसी भी देश के अंदर आयरन स्टील इंडस्ट्री का जो सबसे बड़ा सेंटर होता है ना, उसे कहते हैं पिट्सबर्ग उस देश का, क्योंकि पिट्सबर्ग इज द आयरन स्टील कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे बड़ा लौह इस्पात उद्योग का केंद्र है ये। तो अब एक बात आती है कि ग्रेट लेक्स के आसपास अगर हम देखें तो हमें कई सारी इंडस्ट्रियल टाउन्स, औद्योगिक नगर देखने को मिल रहे हैं। जैसे आपने डेट्रॉइट मार्क किया था, डेट्रॉइट को कहा जाता है ऑटोमोबाइल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का वाहन उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है डेट्रॉइट। हालांकि अब काफी हद तक इंडस्ट्रीज यहां की डिमिनिश हो चुकी हैं, बट एक टाइम पर ये सबसे बड़ा केंद्र रहा। या जैसे आप शिकागो की बात करोगे तो शिकागो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब है। क्वेश्चन ये है, why coastal cities of Great Lakes are known for their industries? ऐसा क्या है कि भाई ये इलाका औद्योगिकृत इलाका है? उसके देखो कुछ कारण है, सुनना ध्यान से। सबसे पहली चीज अगर आप देखोगे ना, यूएस का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, अगर यूएस का आप उत्तर पूर्वी भाग देखोगे तो इसे आप कह सकते हो कि भाई जब यूरोपियंस नॉर्थ अमेरिका में पहुंचे थे, यूरोपियंस ने तो खोजा था इसे। कौन खोजिस था? कोलंबस। ठीक है, तो कोलंबस ने इसे खोजा। सबसे पहले जहां पर सेटलमेंट्स
डेवलप हुए थे, सबसे पहले यूरोपियंस जहां पर जाकर के सेटल हुए थे वो यही इलाका था, ग्रेट लेक्स के आसपास का इलाका। तो आप कह सकते हो कि जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए है, इट इज हैविंग ओल्डेस्ट सेटलमेंट्स ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। इस महाद्वीप के सबसे पुराने अधिवास, मॉडर्न सेटलमेंट्स आप कह सकते हो, आधुनिक अधिवास, आधुनिक शहर जो है वो यहां पर हमें देखने को मिलते हैं। दूसरी चीज क्या है, जहां पर मैंने आपको पिट्सबर्ग बताया, देखा आप लोगों ने एटलस में, उसके साउथ में अगर आप देखोगे सो देयर इज अपलेशियन माउंटेन, लिखा है अपलेशियन। अपलेशियन पर्वत को अगर देखोगे तो ये एक ऐसा पर्वत है जहां पर बेस्ट क्वालिटी आयरन ओर और कोल के रिजर्व्स मिलते हैं। ठीक है, तो मतलब यहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन का दूसरा रीजन क्या हो जाएगा, आप लिखेंगे लोकल अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन ओर एंड कोल ऑफ बेस्ट क्वालिटी, सबसे अच्छी गुणवत्ता के लौह अयस्क तथा कोयले की स्थानीय उपलब्धता है यहां पर। ओके, लोकल अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन ओर एंड कोल ऑफ बेस्ट क्वालिटी। और तीसरी चीज आती है रोल ऑफ दिस इनलैंड वाटरवे, इस आंतरिक जलमार्ग की भूमिका, क्योंकि बड़े बड़े शिप्स जो हैं वो अटलांटिक ओशन से इन लेक्स तक पहुंच जाते हैं। तो मतलब आप कह सकते हो कि ग्रेट लेक्स एंड सेंट लॉरेंस वाटरवे ensures connectivity of this area with international market. Great Lakes St. Lawrence waterway ensures connectivity of this area with international market. महान झीलें तथा सेंट लॉरेंस नदी जलमार्ग इस क्षेत्र की अंतरराष्ट्रीय बाजार के साथ जुड़ाव को सुनिश्चित करता है। ठीक है, ये कुछ कारण हैं कि क्यों यहां पर हमें इतना ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने को मिल जाता है। ठीक होगी बात। तो अब देखिए, महान झीलों से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हम लोगों को देखने थे वो पॉइंट्स हम लोगों ने देख लिए, उसके बारे में हम लोगों ने बात कर ली। अब इसके आगे और यहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, तो जरा ध्यान से देखो। टू द वेस्ट ऑफ सुपीरियर झील के पश्चिम में अगर आप देखोगे तो लिखा हुआ है ग्रेट प्लेन। ठीक है, सुपीरियर के वेस्ट में अगर आप देखोगे तो इस पूरे इलाके को, इस पूरे क्षेत्र को क्या कहा जाता है, इसे हम कहते हैं कि ये ग्रेट प्लेन है, विशाल मैदान, ग्रेट प्लेन, विशाल मैदान। सबसे पहली चीज आप इस ग्रेट प्लेन के बारे में याद रखिएगा कि ये कनाडा और यूएसए दोनों में एक्सटेंड करता है। सो यू कैन नोट इट डाउन, एक्सटेंड्स इन यूएसए एंड कनाडा बोथ। ठीक है, यूएसए तथा
कनाडा, दोनों में इसका विस्तार प्राप्त होता है। अब ये है क्या, देखो ग्रेट प्लेन को आप अगर देखेंगे तो आप कहेंगे एन एरिया ऑफ टेम्परेट क्लाइमेट, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु का क्षेत्र है। इट इज एन एरिया ऑफ टेम्परेट क्लाइमेट, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु का क्षेत्र है। और दूसरी चीज याद रखेंगे, इट रिसीव्स मॉडरेट अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन, मॉडरेट अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन। ठीक है, यह मध्यम मात्रा में वर्षण प्राप्त करता है, मध्यम मात्रा में वर्षण प्राप्त करता है। और ये जो दोनों चीजें आपने लिखी, इसी की वजह से आप कहोगे that this area is having temperate grassland, इस क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान प्राप्त होते हैं। एंड व्हाट इज द नेम, प्रेयरी कहा जाता है। ठीक है, तो लिख लीजिए, टेम्परेट ग्रासलैंड लिखा ना, लिखो इट इज नोन एज प्रेयरी, इस घास के मैदान को प्रेयरी कहा जाता है। अब अगर हम इस ग्रेट प्लेन की बात करें, या फिर आप कहोगे जो प्रेयरी क्षेत्र है, इस प्रेयरी क्षेत्र की अगर बात की जाएगी, तो एक चीज यहां पर और हमें देखने को मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी, कि इस प्रेयरी क्षेत्र में आपको चरनोजेम सॉइल मिलती है, चरनोजेम मिट्टी। शायद मैंने आप लोगों को बताया भी था कि ब्लैक सॉइल होती है, काली मिट्टी होती है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना कि चरनोजेम सॉइल और यहां की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, जलवायविक दशाएं, इन दोनों की दोनों चीजों के बारे में लिखेंगे आप, आइडियल फॉर व्हीट कल्टीवेशन, गेहूं की खेती के लिए आदर्श दशाएं, आइडियल कंडीशंस फॉर व्हीट कल्टीवेशन, गेहूं की खेती के लिए आदर्श है। और साथ ही साथ एक चीज और आती है, दैट दिस प्रेयरी रीजन, ओके, इट इज ऑल्सो नोन फॉर एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, पशुपालन के लिए। अच्छा, ध्यान ये रखना कि यहां पर जो व्हीट कल्टीवेशन होता है, गेहूं की खेती होती है, इट इज एक्सटेंसिव एंड कॉमर्शियल, विस्तृत है और वाणिज्यिक है। एक्सटेंसिव एंड कॉमर्शियल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटेंसिव? आप कहोगे इन एक्सटेंसिव फार्मिंग लैंड होल्डिंग साइज इज वेरी लार्ज, है ना, जो आप कहोगे कि हर एक किसान के पास जो जमीन है वो बहुत ज्यादा होती है। एंड द सिंपल थिंग इज दैट इन एक्सटेंसिव फार्मिंग फार्मर्स ट्राई टू ऑब्टेन एवरेज पर हेक्टेयर प्रोडक्शन। ठीक है, औसत प्रति हेक्टेयर उत्पादकता लेने की कोशिश होती है। कॉमर्शियल का मतलब होता है
that cultivation is meant to satisfy market needs. Farmers are producing crops to supply it to the market. बाजार के लिए है, वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए नहीं। ये दो चीजें याद रखना है। Same goes for animal husbandry. This animal husbandry is also commercial in nature. ठीक है, कॉमर्शियल है, वाणिज्यिक है। और क्या होता है यहां पर, तो याद रखिएगा, दिस एरिया इज नोन फॉर कैटल रियरिंग। मवेशी पालन के लिए जाना जाता है, कैटल रियरिंग के लिए, ठीक है। और कैटल रियरिंग को आप अगर देखोगे कि किस चीज के लिए, तो इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है दैट इज प्रोडक्शन ऑफ मीट, ठीक है, मांस के उत्पादन के लिए। जैसे अगर आप ऑस्ट्रेलिया में चले जाओगे, वहां पर भी टेम्परेट ग्रासलैंड है, डाउन्स। डाउन्स में देखोगे तो कैटल रियरिंग नहीं है, शीप रियरिंग है, वहां पर भेड़ पाली जाती है, एंड दैट इज फॉर वूल, ठीक है, ऊन के लिए। आप न्यूजीलैंड चले जाओगे तो वहां पर कैंटरबरी का मैदान है, टेम्परेट क्लाइमेट, टेम्परेट ग्रासलैंड है, एनिमल हस्बेंड्री है, कैटल रियरिंग है, बट इट इज नॉट फॉर मीट, इट इज फॉर डेयरी प्रोडक्ट्स। तो ध्यान ये रखना है कि हर जगह पर एनिमल हस्बेंड्री एक जैसी नहीं होती है, यहां पर होने वाली एनिमल हस्बेंड्री डिफरेंट है। क्लियर है बात? तो ये हो गया हमारा प्रेयरी रीजन जिसके बारे में हमें बात करनी थी। अब इसी ग्रेट प्लेन में आप लोगों को अगर याद हो, मैंने बताया था कि एक विंड चलती है जिसे हम कहते हैं चिनूक, चिनूक विंड। और चिनूक विंड को क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं स्नो ईटर। और किस टाइप की विंड होती है ये? हॉट एंड ड्राई, गर्म तथा शुष्क पवन होती है। कहां से आती है? अगर मैं कहूं ये हवा रॉकी पर्वत से आती है। पहले सुन लो, रॉकी पर्वत से निकलती हुई थोड़ी दिख जाएगी हवा। कुछ लोग तुरंत देखा रॉकी पर्वत, हमें तो हवा नहीं दिखी यहां निकलती। रॉकी पर्वत से गर्म हवा कोई निकाल पाएगा? अब तुम लोग सोच रहे हो यार पर्वत तो ठंड में और ठंडा होगा, और ठंडे पर्वत से गर्म हवा, क्या वहां पर लोगों ने अंगीठियां जला रखी हैं? अच्छा, इधर इधर सुनो, इधर सुनो, छोड़ो छोड़ो सारी। अबे एटलस एटलस छोड़ दो, फाड़ फेंक दो तुम सब लोग। कोई एक्सप्लेन कर सकता है इस चीज को कि पर्वत से ठंड के मौसम में गर्म हवा आ रही है कैसे? कोई एक इंसान। कुछ भी करके तुम गर्म हवा निकाल सकते हो। किसी के दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है? कह रहे वो थोड़ा ना चला लो, मैं ऊपर ले गए फिर नगर नीचे आ गई, ऐसे थोड़ी हवा चलती है। अभी मैं बताऊंगा तो तुम लोग कहोगे अरे यार इतनी सरल सी तो बात थी। अच्छा, एक एक सीधी सिंपल सी चीज सुनो। अगर किसी
पहाड़ पर हवा ऊपर की तरफ जाए तो उसकी कूलिंग होती है और नीचे की तरफ आए तो, अबे मंदबुद्धियों अब तो बोलो कि हाँ नीचे की तरफ आएगी तो गर्म होगी। हैं, मैं नुकीले गुम्मे चला दूंगा तुम लोगों के ऊपर, समझे? होगी कि नहीं होगी? तो एक बात बताओ, अगर सुनो, अच्छा ये रॉकी पर्वत को जरा देखो, वेस्टर्लीज आएंगी, आएंगी किधर से आएंगी? पैसिफिक ओशन, टकराएंगी आके रॉकी से, ऊपर जाएंगी, ठंडी होंगी, फिर ग्रेट प्लेन की तरफ का जो स्लोप होगा उधर क्या करेंगी? नीचे उतरेंगी, और नीचे उतरेंगी तो गर्म हो जाएंगी, और गर्म होकर के फिर इस मैदान में आएंगी, पड़ोस में तो है मैदान। आएंगी तो क्या करेंगी? गर्म है तो बर्फ को पिघला देंगी, क्या कहोगे? स्नो ईटर। कुछ समझ में आया कि नहीं? पहले नहीं समझ में आया, हमें तो ये भी नहीं समझ। आपने बेटा पहले की क्लास नहीं कर रखी है ना, इसलिए दिक्कत हो रही है, ठीक है। बाकी जितने लोगों ने पढ़ा है फिजिकल वाला पोर्शन, समझ में आया? इसीलिए कहता हूं दिमाग के कपाट खुले रखा करो। हर चीज आपको किताबों में या इंटरनेट पर लिखी हुई मिले ऐसा नहीं होगा। हर जगह पर ध्यान से सुनना। जैसे फ्रांस में आप बात करते हो, एक हवा चलती है, फॉन चलती है, विंटर सीजन में ही चलती है वो भी, और हम कहते हैं कैसी हवा? गर्म हवा। कोई पूछेगा ना, यूपीएससी अगर पूछेगा तो यूपीएससी ये चीज डाल सकता है। वो पूछेगा फॉन का सोर्स क्या है, तो फॉन का सोर्स है आल्प्स। अब आल्प्स पर्वत विंटर सीजन में वहां पर तो टेम्परेचर और लो होगा, तो वहां से गर्म हवा कैसे आ सकती है? सेम लॉजिक। ये वो हवाएं होती हैं जो पर्वत पर नीचे की तरफ उतर करके आती हैं। ओके, एंड व्हेन दे मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो दोज गैसेस दे गेट हीटेड, गर्म हो जाती हैं, और गर्म होने की वजह से उनका टेम्परेचर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ध्यान रखिएगा इसको, क्लियर है? चिनूक नूक पढ़ लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब चलते हैं आगे, और आगे चल करके अब बात करेंगे जहां पर आप ग्रेट प्लेन में टहल रहे हो, ध्यान से, जहां सुपीरियर लेक लिखा हुआ है उसके जस्ट वेस्ट में देखिए लिखा है मिसिसिपी। मिसिसिपी मिला, और मिसिसिपी के जस्ट वेस्ट में अगर आप देखोगे तो लिखा है मिसौरी। मिसौरी, मिसिसिपी है, और मिसिसिपी के वेस्ट में देखोगे तो मिसौरी है। अब सुनिए, ये जो एक ड्रेनेज आप देख रहे हैं ना यहां पर, मिसिसिपी मिसौरी रिवर सिस्टम, मिसिसिपी मिसौरी नदी तंत्र। पहली बात इसके बारे में लिखेंगे, लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ नॉर्थ अमेरिका। लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ नॉर्थ अमेरिका, उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा नदी तंत्र है, और इसमें अगर आप देखोगे सो मिसिसिपी इज मेन रिवर, जो मास्टर स्ट्रीम है, जो मुख्य नदी है, दैट इज मिसिसिपी, एंड मिसौरी इज अ ट्रिब्यूटरी। मिसौरी उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी।
मिसिसिपी आपसे पूछा जाए कि भाई मिसिसिपी रिवर ये नदी निकलती कहां से है, तो इसका अगर आप सोर्स देखेंगे, सोर्स आपको बताया जाएगा लेक इटास्का। लेक इटास्का, और लेक इटास्का कहां पर आपको मिलेगी, तो ये आपको मिलती है मिनेसोटा में। मिनेसोटा एक स्टेट है, एक राज्य है यूएसए का। तो मिनेसोटा में लेक इटास्का है, वहां से ये नदी निकलती है, मिसिसिपी। ठीक है। और अगर आप बात करोगे मिसौरी नदी के बारे में, ठीक है, मिसौरी रिवर को अगर आप देखेंगे तो मिसौरी रिवर की ओरिजिन कहां से होती है, इसकी ओरिजिन होती है, इसकी उत्पत्ति होती है एक तरीके से आप कहोगे रॉकी माउंटेन से, रॉकी पर्वत से। और रॉकी पर्वत से आप देखोगे तीन नदियां निकलती हैं। एक लिखिए जेफरसन, दूसरी मेडिसन, जेफरसन, मेडिसन और गैलेटिन। गैलेटिन, इन तीन नदियों के कॉन्फ्लुएंस से, इन तीन नदियों के मिलने से किसका निर्माण होता है, मिसौरी का। ठीक है। तो मिसौरी नदी कहां से निकल करके आ रही है, मिसौरी नदी आपकी निकल करके आ रही है अगर आप देखोगे रॉकी माउंटेन से, रॉकी पर्वत से। ठीक है। अब एक पॉलिटिकल वाले मैप में देखिए जरा ध्यान से, जहां पर आप शिकागो देख रहे थे, शिकागो दिख रहा है आपको, उससे साउथ की तरफ देखो, दक्षिण की तरफ तो लिखा है सेंट लुइस। शिकागो से साउथ की तरफ देखोगे सेंट लुइस लिखा होगा। मिला सेंट लुइस। यहां पर आकर के ये दोनों नदियां मिलती हैं, यानी कि आप कह सकते हो मिसौरी रिवर जॉइंस मिसिसिपी एट सेंट लुइस। ठीक है। मिसौरी नदी मिसिसिपी में सेंट लुइस में आकर मिलती है, सेंट लुइस में आकर मिलती है। और एक चीज और ध्यान से देखिए, आपने मिसिसिपी की तो बात कर ली, मगर इसके अलावा कुछ और नदियां भी हैं जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। अगर हम बात करेंगे किसकी, मिसिसिपी की, तो इसमें जरा ध्यान से देखो। सबसे पहले देखो मिशिगन झील के जस्ट साउथ में ओहायो रिवर, ओहायो लिखी है, मार्क करो। उसके नीचे देखो टेनेसी, टेनेसी, ये वही नदी है जिसके प्रोजेक्ट को हमने कॉपी किया था डीवीसी में। टेनेसी वैली कॉरपोरेशन प्रोजेक्ट को कॉपी करके हमने दामोदर वैली कॉरपोरेशन प्रोजेक्ट बनाया था। तो टीवीसी ओहायो। और अगर आप राइट बैंक पर आकर के मिलने वाली नदियों की बात करोगे तो देखो अरकनसास, जहां ओजार्क प्लेट्यू लिखा है वहां मिलेगी अरकनसास, और अरकनसास के नीचे रेड रिवर, रेड नदी। तो यानी कि मिसौरी के अलावा ओहायो, टेनेसी, अरकनसास और रेड, दीज आर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ मिसिसिपी।
अच्छा, एक चीज और याद रखेंगे कि जो मिसिसिपी नदी है ना, ये भी एक नेविगेबल रिवर है, मतलब इसका भी इनलैंड वाटरवे के रूप में यूज किया जाता है। और कहां तक? तो सेंट लुइस तक ही नेविगेबल है। तो लिख लीजिए, मिसिसिपी इज नेविगेबल अप टू सेंट लुइस। मिसिसिपी नदी सेंट लुइस तक नौगम में है, ठीक है, सेंट लुइस तक नौगम में है, ध्यान रखिएगा। अब एक चीज नोटिस करो, जब ये नदी मिसिसिपी अपना वाटर ड्रेन आउट कर रही है गल्फ ऑफ मैक्सिको में, तो वहां लिखा है मिसिसिपी डेल्टा, लिखा है। मिसिसिपी डेल्टा को मार्क करिए। और मिसिसिपी डेल्टा के बारे में आप लिखेंगे बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ बर्ड फुट डेल्टा, बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ बर्ड फुट डेल्टा, पंजाकार डेल्टा का सबसे अच्छा उदाहरण, पंजाकार डेल्टा का सबसे अच्छा उदाहरण, बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ बर्ड फुट डेल्टा, ठीक है। मिसिसिपी डेल्टा को याद रख लीजिएगा। और इस नदी के डेल्टा पर अगर आप देखोगे तो एक पोर्ट सिटी है, एक बंदरगाह नगर है, जिसका नाम है न्यू ऑरलियंस, न्यू ऑरलियंस, ठीक है। तो न्यू ऑरलियंस को अगर आप देखोगे, एक इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी है, बंदरगाह नगर है, ये आपको किस पर देखने को मिलेगा? ऑन द डेल्टा ऑफ मिसिसिपी रिवर। अब यहां पर आप ध्यान से देखो, जहां ये जो मिसिसिपी मिसौरी का जो कैचमेंट एरिया है, यहां लिखा है देखो सेंट्रल प्लेन। तो सेंट्रल प्लेन बेसिकली आप कह सकते हो ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ ग्रेट प्लेन, है ना। सेंट्रल प्लेन जो है वो विशाल मैदान का पूर्व की ओर विस्तार है, ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ ग्रेट प्लेन, विशाल मैदान का पूर्व की ओर विस्तार है, जिसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रल प्लेन कहते हैं। फिर आप यहीं पर देखिए ओजार्क प्लेट्यू लिखा है, ओजार्क का पठार, लोकेशन याद रख लीजिएगा। और यहीं पर अगर आप देखोगे सो देयर इज एडवर्ड्स प्लेट्यू, एडवर्ड्स का पठार है। इन दोनों को क्या कर लेना है आपको? मार्क कर लीजिएगा, कभी अगर लोकेशन वाइज पूछ लिया जाए तो याद रहे आप, ठीक है। अब एक चीज और है, जहां पर आप एडवर्ड्स प्लेट्यू देख रहे हो, देयर इज द रिवर रियो ग्रांडे, मार्क करिए रियो ग्रांडे। और रियो ग्रांडे रिवर के बारे में एक पॉइंट नोट करेंगे, लिखो ओरिजिनेट्स फ्रॉम रॉकी माउंटेन, originates from Rocky Mountain and it forms natural boundary between USA and Mexico. रॉकी पर्वत से निकलती है तथा मैक्सिको एवं यूएसए के बीच प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है, मैक्सिको तथा यूएसए के बीच प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है, ठीक है।
ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि कौन सी नदी यूएस और मेक्सिको के बीच में सीमा बनाती है, तो ध्यान रखेंगे रियो ग्रांडे। अब इन सभी इलाकों से घूमते टहलते हुए आप आ जाइए जहां पर आपने अपलेशियन माउंटेन देखा था। अपलेशियन माउंटेन पर पहुंचिए। अब अपलेशियन पर्वत, सबसे पहली चीज इसके बारे में याद रखोगे कि ये एक ओल्ड माउंटेन है, ये रॉकी की तरह नया पर्वत नहीं है। तो लिखो अनलाइक रॉकी इट इज एन ओल्ड माउंटेन। रॉकी पर्वत के विपरीत यह एक पुराना पर्वत है। अब पुराना पर्वत है तो आपको बताना पड़ेगा भाई किस टाइम का है। तो याद रखेंगे इट बिलोंग्स टू हर्सिनियन माउंटेन बिल्डिंग। हर्सिनियन पर्वत निर्माण का पर्वत है ये, हर्सिनियन पर्वत निर्माण में बना था। मैंने आपको बताया था कि भाई पूरी हिस्ट्री में 4 माउंटेन बिल्डिंग की फेजेस रही हैं। 4 कौन कौन सी? कौन कौन सी? वो तो सबको याद रहती है। पहला कौन सा था? पहला किसी ने क्लास करी थी जिस क्लास में बताया था मैंने? सब लोग कह रहे हैं हमें तो याद नहीं। करी थी क्लास तुम लोगों ने? मैं आके ऐसे ही पढ़ा के चला गया हूँ हैं? बताया था प्री कैम्ब्रियन, दूसरा बताया था कैलिडोनियन, तीसरा बताया था हर्सिनियन और चौथा बताया था एल्पाइन। पहले का ना याद हो तो आज बता दिया, याद रखना। और अगर अगली बार पूछा और नहीं याद हुआ तो कोई नया बहाना सोचना फिर। क्यों? प्री कैम्ब्रियन सबसे पुराना, उसके बाद कैलिडोनियन, तीसरा हर्सिनियन और चौथा एल्पाइन। एल्पाइन जिसे हम टर्शरी भी कहते हैं। सो अपलेशियन इट बेसिकली बिलोंग्स टू हर्सिनियन माउंटेन बिल्डिंग। अब इसमें अगर ध्यान से देखोगे कि इसमें कई सारे स्ट्रक्चर्स आते हैं, कई सारी रेंजेस इसके अंदर आती हैं। जैसे अगर हम नॉर्थ टू साउथ चलें कि भाई कौन कौन सी रेंजेस, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं इसमें, तो सबसे पहला लिखेंगे नॉर्टे डेम माउंटेन्स। नॉर्टे डेम, नॉर्टे डेम माउंटेन्स। इसके बाद इसके साउथ में आती हैं जिन्हें हम कहते हैं कैटस्किल माउंटेन्स। कैटस्किल माउंटेन्स, नॉर्टे डेम, कैटस्किल, और फिर उसके साउथ में देखोगे अलीघनी, अलीघनी माउंटेन्स। अलीघनी तो लिखा है, अलीघनी माउंटेन्स। और अलीघनी से और साउथ की तरफ चले जाओगे सो देयर इज ब्लू रिज, ब्लू रिज। सो ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स अपलेशियन के अंदर आते हैं। नॉर्टे डेम, कैटस्किल,
अलीघनी और ब्लू रिज। अब अपलेशन में आप जरा ध्यान से देखो, जहां पर ब्लू रिज आप देख रहे हो ना, वहां लिखा है माउंट मिशेल। मिशेल लिखा है, मार्क कर लो और लिख लो, माउंट मिशेल इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अपलेशियन। माउंट मिशेल अपलेशियन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। अपलेशियन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। अब एक चीज जरा ध्यान से देखिए आप लोग, अपलेशियन के जस्ट ईस्ट में देखोगे ना, वहां लिखा है पीडमोंट, लिखा है। एक्चुअली ना, अगर आप अपलेशियन से कोस्ट की तरफ जाओगे ना, इधर देखो पहले डायग्राम को, मान लो ये अपलेशियन है, तो अपलेशियन से जब हम अटलांटिक कोस्ट की तरफ जाते हैं तो पहले हमें एक प्लेट्यू मिलता है, और फिर प्लेट्यू से जब आप आगे जाओगे तो आपको एक प्लेन मिलेगा, मैदान। इसको अगर हम लिख दें कि भाई ये हमारा अपलेशियन है, ये एक प्लेट्यू है जिसे हम कहते हैं पीडमोंट प्लेट्यू, पीडमोंट पठार, और इसे आप कहोगे ये है कोस्टल प्लेन, तटवर्ती मैदान। ठीक है। एक चीज हमें देखने को मिलती है कि जब नदियां अपलेशियन से निकल करके इस पीडमोंट प्लेट्यू में जाती हैं, और पीडमोंट प्लेट्यू से जब वो प्लेन की तरफ जाती है, मैदान की तरफ, तो जहां पर वो पीडमोंट प्लेट्यू से डिसेंड करती हैं, वहां पर दे मेक वाटरफॉल, जलप्रपात बनाती हैं। और अगर आप देख रहे होगे, सिर्फ एटलस में ही देखो जरा, ब्लू रिज से अटलांटिक कोस्ट की तरफ जाती हुई कई सारी नदियां आपको दिखाई देंगी, दिख रही हैं। ये सारी की सारी नदियां जब इस पठार से उतर करके मैदान की तरफ जाती हैं तो वाटरफॉल्स बनाती हैं। एक लाइन से कई सारे वाटरफॉल्स यहां पर मिलते हैं, और इसीलिए उसे नाम दिया जाता है फॉल लाइन, प्रपात रेखा कहते हैं, फॉल लाइन। और इस फॉल लाइन की सबसे बड़ी जो यूटिलिटी है, सबसे बड़ी जो उपयोगिता है इसकी, वो उपयोगिता क्या है? दैट दीज वाटरफॉल्स आर यूज्ड फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। ठीक है, इन जलप्रपातों का उपयोग किस लिए किया जाता है? जल विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के लिए, जल विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया कि भाई अपलेशियन के ईस्ट में जो पीडमोंट प्लेट्यू है, उस पीडमोंट प्लेट्यू का सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है। अब एक छोटी सी चीज और देखिए, जो हम लोग थोड़ा सा मिस कर गए थे, वो ये है कि आप इरी और ओंटेरियो लेक्स के बीच में देखो, देयर इज नियाग्रा फॉल्स, लिखा है, मार्क कर लो नियाग्रा फॉल्स को, और यहीं पर नोट कर लीजिए उसके बारे में, नियाग्रा फॉल्स के बारे में लिखो, बिटवीन इरी एंड ओंटेरियो लेक्स, इरी तथा ओंटेरियो झीलों के बीच स्थित है, इरी तथा ओंटेरियो झीलों के बीच स्थित है। और लिखो लार्जेस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है।
ओके, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, देख लिया। अब ये हो गया हमारा नॉर्थ अमेरिका फिजिकल, जो हम लोगों को देखना था वो हम लोगों ने बात कर ली। अब एक चीज और बता दूं कि देखो नॉर्थ अमेरिका, जब आप पॉलिटिकल वाला मैप देखते हो, इधर देखिए, नॉर्थ अमेरिका में बेसिकली आप देखोगे कनाडा, यूएसए और मैक्सिको को इंक्लूड करते हैं, लेकिन एक डिवीजन है जिसे हम कहते हैं एंग्लो अमेरिका और लैटिन अमेरिका। क्योंकि अमेरिका नाम के दो लैंड मासेज हैं, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। डिवीजन अगर आप देखोगे, एक है ज्योग्राफिकल डिवीजन जिसमें आप कहते हो उत्तर अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, मध्य अमेरिका और क्या आ जाएगा आपका साउथ अमेरिका। ये आपका ज्योग्राफिकल डिवीजन है। बट देयर इज वन लिंग्विस्टिक डिवीजन, भाषाई आधार पर विभाजन है। जैसे कनाडा और यूएस, अंग्रेजी बोलने वाले लोग ज्यादा है यहां, इसीलिए एंग्लो अमेरिका कहा जाता है। तो एंग्लो अमेरिका में केवल दो देश है, यूएसए और कनाडा। आप मेक्सिको और मेक्सिको के साउथ में जितनी भी कंट्रीज हैं उन सब को अगर देखोगे तो सबको हम कहते हैं लैटिन अमेरिका, क्योंकि वहां की जितनी भी भाषाएं हैं ना वो सब लैटिन से कनेक्टेड लैंग्वेजेस हैं, तो उन्हें लैटिन अमेरिका कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग पॉलिटिकली सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे, कनाडा और फिर यूएसए। देखिए कनाडा की अगर बात होगी, हेडिंग बना लीजिए कनाडा। कनाडा की अगर आप बात करोगे तो सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है कि यूएसए और कनाडा के बीच का ये जो बॉर्डर है, ये जो बाउंड्री आप देख रहे हो ना, ये बाउंड्री 49 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड बनाता है। लिखिए 49 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूडनल लाइन फॉर्म्स बाउंड्री बिटवीन कनाडा एंड यूएसए। 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश की रेखा कनाडा तथा यूएसए के बीच की सीमा बनाती है। कनाडा को एक नाम दिया जाता है, इसे हम कहते हैं लैंड ऑफ लिलीज, लैंड ऑफ लिलीज। और लैंड ऑफ लिलीज के साथ साथ इसे एक और नाम दिया जाता है लैंड ऑफ मैपल। मैपल, कभी भी कनाडा का झंडा देखोगे ना, उसके झंडे पे जो पत्ती बनी हुई है वो मैपल लीव है। ठीक है, तो लैंड ऑफ मैपल भी इसे कहते हैं। अच्छा, दुनिया में एरिया वाइज अगर आप चलेंगे, सो कनाडा इज सेकंड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। नोट करिए, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। ठीक है, पॉपुलेशन कितनी है, आबादी अगर इस पूरे देश की देखोगे जो कि क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, पॉपुलेशन इज जस्ट 36 मिलियन।
36 मिलियन लोग हैं केवल, हैं? हाँ, आधा कनाडा तो सरदारों से बसा हुआ है। मगर एक चीज देखो ना, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश और पॉपुलेशन, यूपी की पॉपुलेशन इससे लगभग लगभग 5 से 6 गुना ज्यादा है, यूपी की सिर्फ। मतलब भारत की तो खैर हम जोड़ने जाएंगे तो कई 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 कनाडा जो है वो बस जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें याद रखिएगा कि इसकी पॉपुलेशन में ज्यादातर हमें ब्रिटिश और फ्रेंच देखने को मिलते हैं। इसमें अगर देखोगे ब्रिटिश पॉपुलेशन अराउंड 40% है, और फ्रेंच पॉपुलेशन को देखोगे अराउंड 27%। ठीक है, ब्रिटिश और फ्रेंच है, इनके बाद भारतीयों का नंबर होगा, है ना। क्योंकि देखो भाई, ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स तो है ही नहीं ना यहाँ। ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पर अपने अपना जैसे कल्चर चल रहा है कि आर्यंस और द्रविडियंस हैं, वो सब तो यहाँ पर सिस्टम है ही नहीं। इसको तो खोजा गया, लोगों को लगा कि हाँ बढ़िया जमीन है, अच्छा एक नया लैंडमार्क मिल गया, लोगों ने जंप मार दी वहां जाकर के, ठीक है, रहना शुरू कर दिया। तो ज्यादातर ब्रिटिश और फ्रेंच ही है यहाँ पर, ठीक है। अब एक चीज सुनिए, कनाडा की अगर आप कोस्ट लाइन देखोगे, तट रेखा, तो इसकी कोस्टलाइन को हम देखते हैं 96,550 किलोमीटर, 96,550 किलोमीटर लंबी कोस्टलाइन है इसकी, ठीक है। और लिखेंगे लॉन्गेस्ट कोस्टलाइन इन दी वर्ल्ड, विश्व में सबसे लंबी तटरेखा 96,550 किलोमीटर, ठीक है। और कैपिटल आपको पता ही है, कैपिटल क्या है इसकी, ओटावा, ठीक। अब ये कनाडा का एक हल्का फुल्का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया। देखो इसके आगे हमें करना क्या है, इसके आगे कनाडा के जो भी इंपॉर्टेंट शहर हैं वो हम लोगों को देखने। और बेसिकली देखो क्वेश्चन बनते कहां से, आप अगर घर जाकर के आज घटना चक्र उठाइएगा और पीवाईक्यूज थोड़ा देखना, तो सवाल कैसा बनता है, इंडस्ट्रीज और मिनरल्स, दो ही चीजें हैं। अगर कोई शहर किसी उद्योग के लिए जाना जाता है तो वो आपसे पूछेगा, या किसी खनिज के लिए जाना जाता है तो वो आपसे पूछेगा, ठीक है। तो पॉलिटिकल वाला सेक्शन हम लोग कल की क्लास में करेंगे अब, ठीक है। चलिए।